Welcome back, my dear students of grade 8. We are doing the first chapter of civics, the need of laws and the constitution. And so far we have studied in this chapter the need for laws, the constitution. And today we are going to study about the feature of the constitution. Let us start today's work. Indian constitution key feature. First feature of the Indian constitution is parliamentary form of government. India has a parliamentary form of government both in center and in state. As you know, the government of India is divided into the two levels, center level and the state level. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है और एक गवर्नमेंट सेंटर में है। पर दोनों गवर्नमेंट सेंटर है या फिर स्टेट है तो हमारी गवर्नमेंट किस फॉर्म की है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है? इट इज़ द मॉडल ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। द प्रेसिडेंट हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द किंग इन इंग्लैंड, whereas the real head of the government is Prime Minister, who is the leader of the majority party in the parliament. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है? जो हेड है हमारा दैट इज़ प्रेसिडेंट, वो नॉमिनल हेड है। मीन्स जो मेन पावर है कोई भी डिसीज़न लेने की वो पावर है प्राइम मिनिस्टर के हाथ पे। दैट इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और वो कौन होता है? पार्लियामेंट में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं उसका लीडर उसे इलेक्ट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। और जो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, मीन्स जो उसकी हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, वे सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। मीन्स कोई भी वो डिसीज़न लेते हैं तो उनको लोकसभा में जवाब देना पड़ता है फॉर एवरी डिसीजन। इन अदर वर्ड्स एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये लोकसभा क्या होता है? लोकसभा मीन्स लेजिस्लेचर। और जहाँ पर जो भी मेंबर्स आते हैं वो कौन होते हैं? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इन अदर वर्ड्स द कैबिनेट and the prime minister are responsible to the legislature, means responsible to the people of that country. Next feature is federal structure. Now what is the meaning of the federal structure? The Indian constitution is written and federal in structure. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, मीन्स एवरीथिंग इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अ फेडरल इन स्ट्रक्चर. It has federal features such as division of the subjects between the center and the state, dual system of government, independent judiciary, bicameral legislature, etc. फेडरल का मीनिंग क्या है? जो भी सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स मीन्स जिस पर डिसीज़न लेने होते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, तो वो वाले टॉपिक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी सेंटर से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है, जैसे फाइनेंशियल या फिर हमने फॉरेन रिलेशंस, लाइक द करेंसी ऑफ द कंट्री, तो वो सब डिसीज़न कौन लेगा? सेंटर गवर्नमेंट लेगी। और जो डिसीज़न लेने हैं स्टेट से, like the agriculture, development of the industries, opening of the school, college, hospital, etc., they are taken by the state government. Dual system of government means एक गवर्नमेंट स्टेट में है और एक सेंटर में भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम मीन्स हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है जो जस्टिस के लिए है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर काम नहीं करती है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स जैसे पार्लियामेंट है तो उसके दो पार्ट हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। थो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन स्ट्रक्चर, इट इज़ यूनिटरी इन स्पिरिट। चाहे अगर देखा जाए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फेडरल है, बट इट इज़ यूनिटरी, अलग अलग होने के बावजूद भी सब कुछ एक है। दे हैव द फीलिंग ऑफ यूनिटी।
It has some unitary feature like the distribution of powers in favor of the center, financial dependence of the states on the center and the emergency powers of the center. कुछ बातें हैं जिसमें इनके पास ये यूनिटरी फीचर्स हैं, लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। मीन जो फाइनल डिसीज़न होता है, अगर कोई भी आपस में दोनों में कन्फ्लिक्शंस हो जाती है, कोई कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो फाइनल डिसीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस मीन्स सभी स्टेट्स फाइनेंशियल हेल्प के लिए, अगर उन्हें रिसोर्सेज चाहिए अपने जो भी काम है उन्हें पूरा करने के लिए, दे हैव टू डिपेंड अपॉन द सेंटर। एंड एमरजेंसी पावर ऑफ द सेंटर, अगर कंट्री में कोई भी एमरजेंसी आ जाती है तो पावर किसके हाथ में है डिसीजन लेने की? सेंटर के हाथ में है। ऑल दिस प्रोविजन मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली यूनिटरी एंड पार्टली फेडरल इन स्ट्रक्चर। ये सारी जो प्रोविज़न है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड भी है और कुछ पावर सिर्फ सेंटर के पास है और फाइनल डिसीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। तो इससे होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ पार्ट उसका यूनिटरी है और कुछ पार्ट उसका फेडरल है। क्लियर दैट? नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए हैं इंडिया के सिटीजन्स को। राइट्स किस लिए दिए हैं? लेट अस स्टडी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन guarantees some basic fundamental rights to its citizens. These rights are indispensable and no government can take away these rights from them. कुछ राइट्स हमें दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट उनको हमसे नहीं ले सकती या उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। द राइट्स आर फाउंडेशन एंड द cornerstone of the democratic way of life. These rights are justiciable and enforced by the courts and help us to achieve the goal of democracy and develop our personality. ये जो राइट्स हमें मिली हैं मेनली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका बेस है और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प मिलती है लोगों को। और कौन कौन से वो राइट्स हैं? लेट अस स्टडी। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right against exploitation, cultural and educational rights, rights to constitutional remedies. So these are the fundamental rights of the citizen that is given by our constitution. That's all for today's video. In the next video we will study about the more feature of the constitution. I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.